हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के स्तर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शिक्षण और अधिगम, ये दोनों चीज, ठीक है, ये दोनों चीज आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम शिक्षण की बात करते हैं। शिक्षण यानी कि कुछ चीज किसी को सिखाना। ठीक है, तो शिक्षण जो है वह अधिगम से किस तरीके से संबंधित है, ये बात हमें समझना है। अधिगम यानी कि सीखना। हम तो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कभी हम अनुकरण करके सीखते हैं, किसी की कॉपी करके सीखते हैं, कभी हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जब हम कोई ऐसी ऐसी परिस्थिति क्रिएट करें हैं कि जिससे आदमी को हम सिखा सके, किसी व्यक्ति को हम सिखा सके, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं कंडीशनों को हम शिक्षण कहते हैं। यानी कि शिक्षण मतलब होता है हम ऐसी कंडीशन पैदा करें, ऐसी परिस्थिति लाएं ताकि बच्चे को हम सिखा सकें, किसी को हम कुछ चीज सिखा सकें, उसी को कहते हैं हम शिक्षण। ठीक है, तो ये बात तो पता हो गई कि शिक्षण और अधिगम जो है वह बहुत ही जरूरी है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अधिगम के शिक्षण नहीं होगा, लेकिन बिना शिक्षण के हम अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि अधिगम हम अपनी जिंदगी में हम करते रहते हैं। विद्यालय से ही हम अधिगम नहीं करते, बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी हम अधिगम करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं शिक्षा फैक्टर्स, और अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अधिगम को कौन प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मुख्य 5 होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वो कौन? पहला होता है शिक्षक। ठीक है, जो टीचर है वह। पहला होता है शिक्षार्थी, स्टूडेंट, जो सीखता है। और दूसरा होता है सिखाने वाला, टीचर, शिक्षक। तीसरा होता है कंटेंट, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, पाठ्य वस्तु। ठीक है, जो हम दे रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं वो चीज। और तीसरा होता है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, जो हम यूज कर रहे हैं। और पांचवा होता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो जो भी पर्यावरण है, जैसा पर्यावरण है, उसको कहते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। वो कैसे करती हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। ठीक है, सबसे पहले आयु की बात करते हैं, यानी शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट विद्यार्थी यानी बच्चे की जो आयु है वह मैटर करती है किस पे, सीखने पर। ठीक है, अधिगम में वह मैटर करती है। अगर आयु हमारी, एज जो बच्चे की है वह उस लायक है, जिस चीज को हम सिखा रहे हैं उसके लायक है, तो वह आसानी से सीखेगा। ठीक है, अगला परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी, क्या वो परिपक्व हो गया है या नहीं। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कोई चीज हम किस तरीके से उसको सीख रहे हैं, हम अपनी एज अनुसार, ठीक है, हम अपनी एज अनुसार वो चीजें सीखते हैं। हमारी मैच्योरिटी जिस लायक होती है उस हिसाब से हम चीजें सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ठीक है, वह नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़े होते हैं उनको ये समझ विकसित होती जाती है। उसी तरह बच्चे जो है वो अमूर्त चीजें नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अमूर्त चीजें नहीं समझ पाते, मूर्त चीजें ही समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े होके वो चीजें समझने लगते हैं। ठीक है, वही चीज है परिपक्वता, इस पे डिपेंड करती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक, हम हेल्दी हैं। ठीक है, हम हेल्दी होंगे तो क्या होगा, हम अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हमारा शरीर सही नहीं होगा, हम अस्वस्थ होंगे तो हम वो चीज नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगला मानसिक भी, यानी हमारी मेंटल क्या है, डेवलप कितना है, और हमारा स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, वह भी डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अगला बुद्धि, हमारी जो बच्चा है उसकी बुद्धि कितनी है, क्योंकि आप देख सकते हो एक बुद्धि के नहीं होते हैं। कोई फास्ट लर्नर होते हैं, फटाफट सीखते हैं, कोई चीज फटाफट ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कोई स्लो लर्नर होते हैं, वो धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। तो उनका बुद्धि का स्तर कितना है वह भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला अभिक्षमता, उनकी योग्यता क्या है, उस चीज को वह कितने एबल है उसको
सीखने की, ठीक है, वह भी डिपेंड करता है उनकी अभिक्षमता, उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी, ठीक है। अभिवृत्ति, उनकी नजरिया कैसा है, नजरिया पॉजिटिव नजरिया है, नेगेटिव है, यह भी डिपेंड करता है किसी चीज को सीखने में, ठीक है। अगर हम कहें ये बहुत टफ चीज है, हम नहीं सीख सकते, तो हमारा क्या नजरिया है, नेगेटिव नजरिया है, हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन उसी चीज को हम पॉजिटिव वे में, हाँ हम क्यों नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं, ऐसा कहें, हम उसको सीख सकते हैं आसानी से। तो अभिवृत्ति भी जरूरी है इस पर, ठीक है। रुचि, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, तभी हम वो चीज अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट जरूरी है। साथ ही अवधान, अवधान कॉन्सेंट्रेट, अटेंशन, हम किस तरीके से अटेंशन दे रहे हैं, हम किस तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस चीज को सीखने में, वह भी जरूरी है सीखने में, ठीक है। अभी प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन, ठीक है, हम मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज को सीखने में, ठीक है। तो ये चीज भी डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में दोनों चीजें आएंगी। ऐसी चीजें भी आएंगी जो अधिगम को कम करेंगी, और ऐसी चीजें आएंगी जो अधिगम को बढ़ा देंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बढ़ा देंगी, कुछ ऐसी चीजें जो घटा भी देंगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए शिक्षा के संबंधी कारक, शिक्षा से रिलेटेड संबंधी कारक कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, बुरा है, वह फ्रेंडली नेचर का है या कैसा है, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का, बिहेव का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अधिगम में, ठीक है, सिखाने में और सीखने में बहुत इफेक्ट प्ले करता है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला ज्ञान व कौशल, उसको कितनी नॉलेज है, उसको जो उसका कौशल है उस चीज को सिखाने में, टीचिंग में उसका कौशल कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, वह भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, शिक्षक के लिए, ठीक है, किसी चीज को अधिगम करने के लिए। अगला शिक्षण कौशल, उसका टीचिंग जो कौशल है, ठीक है, यानी कि टीचिंग स्किल कैसी है उसकी, वह उसका कम्युनिकेशन कैसा है, वह किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है बच्चों को खुद से, ठीक है, और किस तरीके से वह समझा पा रहा है बच्चों को, तो वह भी डिपेंड करता है अधिगम के लिए, ठीक है। बच्चों के प्रति व्यवहार, बच्चों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, क्या वह उनको डरा धमका कर रखता है या फिर उनके साथ मित्रतापूर्ण रहता है, ये भी जरूरी है। क्योंकि भाई जहाँ डर होगा वहाँ कोई चीज हम सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो बच्चे अगर बच्चों के अंदर डर है वो नहीं सीख पाएगा, वो उससे जुड़ भी नहीं पाएगा, किसी शिक्षक से वह जुड़ भी नहीं पाएगा, इसीलिए यह जरूरी है। इमोशनल कनेक्टिविटी भी जरूरी है, ठीक है, किसके लिए, शिक्षक के लिए, बच्चों को सिखाना है तो अच्छे से। अब अगला है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक यानी जो डिलीवर कर रहा है कंटेंट, वह कैसा है उसके बारे में देखें। सबसे पहले प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है, वह सरल से कठिन की ओर है या कठिन से सरल की ओर है, किस प्रकार से है, उसका सीक्वेंस कैसा है। देखिए आपने देखा होगा किताबों में, आपने गेम्स में भी देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, सरल होता है, लेवल क्या होता है, सबसे पहले इजी लेवल होता है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाता है। उसी तरह किताबों में भी आप देख सकते हो, पहले सरल होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका लेवल जो है बढ़ते जाता है, लास्ट में डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है। 6th क्लास की बुक ले लो और 12th क्लास की बुक ले लो, कौन सी ज़्यादा हाई होगी, बड़ी वाली 12th की, तो वो डिफिकल्ट होगी, इजी 6 की होगी। तो इस तरीके से लेवल होता है, एक सीक्वेंस होता है, वह उसकी प्रकृति होती है। अगर वह उस सीक्वेंस में है, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, तो वह चीज क्या होगा, अधिगम करने में एक प्रभावी ढंग हो सकता है, ठीक है। संगठन, वही बात, सीक्वेंस कैसा है, उसका सीक्वेंस क्या है, सरल है, कठिन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पाठ्य वस्तु जो है वह एक तो हमारा पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होनी चाहिए। आपने देखा होगा 6th से अगर हम 7th में जाएं तो वहाँ 7th में 6th का कुछ न कुछ होगा, पहले चैप्टर में कुछ न कुछ उससे रिलेट करता हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग है पाठ्य वस्तु को बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, संगठन मतलब उसको बनाना, किस तरीके से पाठ्यक्रम बनेगी, तो
उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है अधिगम के को प्रभावी बनाना है तो। ठीक है, अगला है जीवन से संबंधित, जीवन में उपयोग कैसे हो रहा है उस चीज का। जैसे आप देख लो, दुकान में जाते हो, कोई चीज लेती हो तो वहाँ आपकी मैथ्स काम आती है। ठीक है, वहाँ आपकी काउंटिंग टेबल ये सब काम आते हैं, तो वो उसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो वह अधिगम स्थायी रहेगा। ठीक है, वह अधिगम प्रभावशाली रहेगा, तो उसका जीवन में उपयोग भी होना चाहिए। ठीक है, कठिनाई स्तर, उसका कठिनाई स्तर डिफिकल्ट लेवल अगर डिफिकल्ट होगा तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, तो आप उसको लर्न भी नहीं कर पाओगे, सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसका कठिनाई स्तर भी देखना है जरूरी हमें, तो कितना कठिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधी कारक, यानी इन्वायरमेंटल, क्या हमारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे अधिगम प्रभावित होता है। वो क्या है, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण मतलब है जहाँ हम शिक्षण करा रहे हैं, जहाँ पर हम अधिगम करवा रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ प्रकाश की उचित मात्रा है कि नहीं, उजाला है कि नहीं, वहाँ हमारी जो बात है वह सीखने वाले तक पहुँच रही है नहीं, प्रॉपर पहुँच रही है नहीं। ठीक है, और इन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो वो चीजें ही कहलाती है हमारी प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए अगर शोरगुल होगा तो हम नहीं सिखा सकते कोई चीज, क्योंकि हमारी जो बात है वह सीखने वाले तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, इसी तरह देखने वाले की विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रॉपर बोल्ड दें, ठीक है, तभी आप उस चीज को सीख सकते हो, देख कर सीख सकते हो, सुन कर सीख सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप सीखोगे। ठीक है, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, अगला परिवार का पर्यावरण या माता पिता, यानी परिवार का पर्यावरण कैसा है, वो परिवार में किस तरीके का बिहेव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, शांति माहौल है, किस तरीके का है, उसी तरह से बच्चा भी ढलता है। ठीक है, अगर झगड़ा फिसाद हो घर में तो बच्चे को पढ़ने का कोई भी माहौल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और उसी तरह अगर परिवार के माता पिता जो है वो सपोर्टिव हों, बच्चे को हेल्प करें पढ़ने में, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे से अधिगम कर पाएगा। तो ये चीजें भी डिपेंड करती हैं किस पर, अधिगम को प्रभावित करने पर। ठीक है, फिर अगला विद्यालयी पर्यावरण यानी स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल में कैसे शिक्षण हो रहा है। ठीक है, टीचिंग कैसे हो रहा है, वह तो ज्यादा इफेक्टेड करता है बच्चे को। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चीजें वह स्कूल में सीखता है बच्चों के साथ, और परिवार से भी सीखता है, लेकिन दो जगह वह टाइम बिताता है अपना, या तो वो परिवार में बिताएगा या फिर विद्यालय में, स्कूल में बिताएगा। तो वो दोनों पर्यावरण हम उसके लिए मायने रखते हैं, कोई चीज सीखने के या फिर उसके डेवलप के लिए। ठीक है, परिवार का माहौल भी, साथ ही साथ स्कूल का माहौल भी, स्कूल के उसके साथ वाले भी। ठीक है, क्लासरूम में जैसे टीचर के निगरानी में वह हो, और जब वह अपने साथियों के साथ हो तब भी मायने रखता है उसका पर्यावरण जो भी। ठीक है, अगला है शिक्षण अधिगम समय, शिक्षण अधिगम समय भी एक निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, वह भी जरूरी होता है अधिगम में। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, उसी तरह बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो भी हमें मन नहीं करता। तो समय जो टाइम है वह भी हमें इफेक्टेड करता है कोई चीज लर्न करने में। ठीक है, जैसे सर्दियों में जो है वह बहुत ठठाके की ठंडी होती है दिसंबर में। ठीक है, उस टाइम पे हम नहीं पढ़ सकते। उसी तरह गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब जून जुलाई के टाइम पे, तो भी हम लर्न नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते प्रॉपर। तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है थकान व विश्राम, अगर हम थक गए, ठीक है, हमें थकावट हो गई, तो तब भी हम अच्छी तरीके से अधिगम और शिक्षण नहीं कर पाएंगे। दोनों में बात ये लागू होती है। मान लो मैं लगातार पढ़ाते जाऊं तो उससे क्या होगा, मैं थक जाऊंगी और मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगी, प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे थकावट होगी और मैं उतना अच्छा शिक्षण नहीं कर पाऊंगी। इसी तरह लर्निंग का भी वही है, अगर हम पढ़ते जाएं, लगातार पढ़ते जाएं, तो एक टाइम ऐसा जाएगा हम मेंटली थक जाएंगे और हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो थकावट की वजह से भी हम अधिगम नहीं कर पाते। तो हमें क्या चाहिए होता है, विश्राम, हमें रिलैक्स चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा स्कूल में भी 5-10 मिनट
रिलैक्स के लिए होते हैं, और साथ ही हाफ टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे लंच वगैरह होता है, और साथ ही हम रिलैक्स भी फील करते हैं उस टाइम। तो एक विश्राम का भी समय मिलना चाहिए, यानी रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे, तो ही हम अच्छे से टीचिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अधिगम के लिए। तो अधिगम को इफेक्ट करने की ये 5 चीज़ें हैं। शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं वही उसके उस पर डिपेंड करता है कि वह कितना सीखेगा, कैसे सीखेगा, ठीक है। और शिक्षक जो सिखा रहा है वह भी दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। अगला पाठ्य वस्तु जो हम सिखाना चाहते हैं, साथ ही शिक्षण विधियां वह भी जरूरी है। शिक्षण विधियां अच्छी होंगी तो बेस्ट होगा अधिगम, ठीक है। इसी तरह पर्यावरण संबंधी कारक, पर्यावरण भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी, हमारा आसपास का जो वातावरण वो भी हमारे अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए। अब बात करते हैं अधिगम के साधक कारक। अधिगम के साधक कारक क्या हुए? साधक कारक यानी कि जो अधिगम को बढ़ाए, ठीक है, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे कारक जो अधिगम को बढ़ाए, तो वो क्या है। और साथ ही अधिगम के बाधक कारक जो अधिगम को रोके, अधिगम को कम करे, तो वो वाले कारक क्या है, ठीक है। ये देखिए एक बार साधक कारक क्या है, देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमारा क्या होता है, उसके प्रति हम उत्साह से कोई काम आगे करते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अधिगम करने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेपर देते हो तो आप मोटिवेट होते हो, आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या फिर स्पीच सुनते हो मोटिवेशनल, ठीक है, तो आपके अंदर जो है वह जागृत होती है उस चीज़ को पाने की। जैसे जॉब जॉब पाना है आपको, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, वो मोटिवेशन का काम कर रहा है, उससे आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, उससे आप मोटिवेट हो रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या काम करता है, अभिप्रेरणा का काम करता है, और अधिगम से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। रुचि, हमारा जो इंटरेस्ट है वह भी इस पर जरूरी है, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट किसी चीज को सीखने में है तो हम उसको सीखेंगे, उसको मन लगा के ध्यान केंद्रित करके हम उसको सीखेंगे, ठीक है। अगला अवधान, कॉन्सेंट्रेशन या अटेंशन, हमारी अटेंशन है, हम ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं तो हम सीखेंगे। जैसे क्लासरूम में ज़्यादातर बच्चों का ध्यान नहीं होता है, कहीं और रहता है उनका ध्यान, उससे क्या होता है, उनको वो चीज़ समझ नहीं आ पाती, ठीक है। तो ज़रूरी है अवधान यानी कंसंट्रेशन, अटेंशन, उस चीज़ में ध्यान केंद्रित होना, ठीक है। अगला है हमारा आकांक्षा, हमारा सपना, ठीक है, हमारा सपना किस चीज़ से जुड़ा हो तो वो चीज़ हम बहुत ही इंटरेस्ट से करना चाहेंगे। तो उसी तरह आपका सपना क्या है, आपकी एक जॉब हो, ठीक है, तो ये सपना होता है, तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रयत्न करेंगे, भले ही हमसे थोड़ी मिस्टेक्स होंगी लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी तरफ उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो यह भी हमारे सीखने का एक आगे बढ़ाता है, ठीक है, अधिगम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। समूह गतिशीलता, ग्रुप, आपका एक ग्रुप होगा, फ्रेंड्स ग्रुप होगा, ठीक है, किसी का भी कोई ग्रुप होगा, तो उसमें अगर प्रगति हो रही है, उस पूरे ग्रुप की प्रगति हो रही है, तो उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबकी क्या होगी, प्रगति, सभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मान लो आप देख सकते हो, आपका फ्रेंडली सर्कल होगा, किसी की जॉब लग गई तो सभी लोग क्या चाहेंगे, हमारी भी लगे, तो वो क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, मोटिवेशन वहां से भी मिल रहा है आपको, और आप अधिगम कर पा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, आप कुछ सीख पा रहे हो, ये चीज भी अधिगम को बढ़ाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अधिगम के बाधक कारक, ऐसे ऐसे कारक जो अधिगम को होने से रोकते हैं, ठीक है, कम करते हैं उसको। वो क्या है, थकान सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि हमें थकान होती है तो हम लर्न नहीं करते, ठीक है, पढ़ नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि थकान एक ऐसी चीज है जिससे हम रिलैक्स पाना चाहते हैं और हम प्रॉपर वे में पढ़ नहीं पाते और अधिगम कम होता है, ठीक है। अंतर्द्वंद मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब हमारे सामने दो चीज हो, हमें उसको चूज करने में मुश्किल हो, तो हम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अक्सर जो 9th में पहुंचते हैं उन बच्चों को अक्सर होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता वो साइंस लें या आर्ट लें, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये अंतर्द्वंद है। तो आपके मन में चलता है अंतर्द्वंद, कुछ परेशानियां चलती हैं, तो
उन उनसे भी अधिगम रुक जाता है, अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला दुश्चिंता। दुश्चिंता यानी बेकार की चिंता, जिसकी चिंता करना जरूरी नहीं है वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि कहीं गाड़ी गिर न जाए। ठीक है, ये दुश्चिंता। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको आगे जाके स्पीच देनी है, मान लो आपको आगे जाके स्पीच देनी है और आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट वो हो जाएगा, दुश्चिंता हो जाएगी, मतलब एनएग्जाइटी हो जाएगी। एनएग्जाइटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आपको एनएग्जाइटी हो जाएगी कि मैं जाके कैसे बोलूँगा, मैं अच्छे से बोल पाऊँगा नहीं, लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। ठीक है, इस तरीके से मिस्टेक तो ना कर पाऊँगा, मैं गलती तो नहीं कर दूंगा। तो ये सब चिंताएं जो आपको होती है, ये क्या है, अंतर दुश्चिंता है। ठीक है, यानी एनएग्जाइटी, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये भी अधिगम को रोकता है। ठीक है, अगला भग्नाशा। भग्नाशा यानी फ्रस्ट्रेशन, कोई चीज आप पाना चाहते हो, आप नहीं पा पाते। ठीक है, तो जैसे मान लो आप कोई एग्जाम दिया आपने और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। ठीक है, आप सोचोगे मेरे कहने नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वो भी अधिगम को एक बाधा बनाता है वो भी। ठीक है, जैसा कि कुछ लोग तो फेल होते हैं, कोई बात नहीं, इस बार हो गए, अगली बार हो जाएंगे हम पक्का, उनका जोश बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और आगे और पढ़ाई करते हैं अच्छे से। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, वो नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे, अब हमारे के लिए नहीं होगा, तो वो नेगेटिविटी आ जाती है उनके अंदर, तो वो उस चीज को नहीं कर पाते। तो वो चीज होती है फ्रस्ट्रेशन यानी भग्नाशा। ठीक है, वो भी अधिगम को रोकती है। अहंग्रस्तता यानी ईगो। अहम को बोलते हैं ईगो, यानी खुद के बारे में सोचना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही बारे में सोच रहा है, दीन दुनिया की उसको खबर ही नहीं है, उसके दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है उसे, तो वो भी क्या कुछ नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हम आपस में घुलते मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प से ही हम कोई चीज सीखते हैं। लेकिन वह दूसरों से मतलब ही नहीं रखेगा तो कैसे सीखेगा, तो वह भी अधिगम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनुपयुक्त विधियां, ऐसी विधियां जो अनुपयुक्त हैं, यानी वही बात, अगर छोटे बच्चे को अगर आप बड़ी क्लास के बच्चों की विधियों से पढ़ाओगे, वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, वो उसको नहीं कवर कर पाएंगे, किसी भी चीज को वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए उनके लिए उन्हीं की विधि से पढ़ाएं। जैसे उनको खेलना पसंद है, कहानियां सुनना पसंद है, तो उनको उसी विधि से सिखाना चाहिए। उसी तरह उन थोड़े बड़े जो किशोरावस्था है, उनको क्या पसंद होता है, उनको आपस में डिबेट करना पसंद है। ठीक है, आपस में तर्क वितर्क करना पसंद है, तो उनको उसी विधि से सिखाना चाहिए ताकि वह अच्छे से सीख पाए। तो अनुपयुक्त विधियां भी अधिगम को रोकती हैं। ठीक है, जैसे हम मान लो नर्सरी की क्लास में, 1 की क्लास में चले गए, तो वहां जाके हम दे दनादन लेक्चर दें। ठीक है, क्या वो सही है उनके लिए, वो अनुपयुक्त विधि है उनके लिए, तो वह भी अधिगम के लिए एक बाधक कारक है। ठीक है, आई होप आपको साधक कारक और बाधक कारक में अंतर समझ में आया होगा, ये जो भी मैंने बताया। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और भी आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जो भी टफ टॉपिक्स हैं, सारे के सारे कवर होंगे। और इस चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।